हजारों साल से दिमाग में जो कूड़ा करकट भरा हुआ है, जैसे ही वो जय भीम सुनते हैं वैसे ही उनके पेट में ही नहीं दिमाग में भी गुड़गुड़ होने लगती है। सुना है उज्जैन के एसपी की नींद उड़ी हुई है। उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि कोई अगर जय भीम बोलता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्या गजब देश है, क्या गजब लोग हैं। इस देश की वर्दी पहनकर एकदम खुली हुई गंदी सड़क पर जब वो एसपी साहब लंबलोट लगाते हुए घूमते हैं तब उन्हें यह याद नहीं आता कि वो जिस वर्दी और बेल्ट पर को पहनकर धूल धूसरित हो रहे हैं उस पर अशोक का चिन्ह है। अशोक का चिन्ह है। वो अशोक को जानते हैं? कौन था अशोक? उज्जैन के साथ भी अशोक का बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। यो तो उज्जैन के साथ बहुत सारे लोगों का ताल्लुक रहा है, लेकिन जितने भी पुलिस अधिकारी या कलेक्टर विलेक्टर आते हैं, पता नहीं वो शहर के बारे में उसके इतिहास को पढ़कर आते हैं कि नहीं आते। उन्हें मालूम होना चाहिए कि अशोक वो सम्राट थे जिन्होंने अपने बेटे और बेटी को राजा या रानी नहीं बनाया, किसी 5 स्टार स्कूल या कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं बोला, किसी चिंदी चोर नेता के सामने ढोक लगाने वाले केचुआ अफसर नहीं बनाया। अशोक ने अपने बेटे और बेटी को पूरी दुनिया में भेजा था उस जमाने का सबसे क्रांतिकारी दर्शन पहुंचाने के लिए। इस जम्बू द्वीप भारत खंडे की बुद्धिमत्ता से पूरी दुनिया को अवगत कराने के लिए और पूरी दुनिया को ठीक करने के लिए। पता नहीं एसपी जानते हैं कि नहीं जानते कि महेंद्र कौन थे और संघमित्रा कौन थी। मुझे तो यह भी संदेह है कि वो ये जानते हैं कि नहीं जानते कि गौतम बुद्ध कौन थे और राहुल कौन थे। लेकिन ये वो अशोक थे जिन्होंने उस दर्शन को, भारत की जमीन पर पैदा हुए सबसे बड़े मनीषी गौतम बुद्ध की क्रांतिकारिता के दर्शन को पूरी दुनिया भर में फैलाने के लिए समर्पित किया था। अरविंद कुमार जी लिख रहे हैं, दहाड़ के बोलो जय भीम। बिल्कुल, जय भीम बोला जाएगा तो दहाड़ के ही बोला जाएगा, रिरिया के नहीं बोला जाएगा। क्या कहा था गौतम बुद्ध ने? गौतम बुद्ध का मूल मंत्र था सवाल उठाओ। उन्होंने कहा था कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मैंने कहा है, किसी भी बात को इसलिए भी मत मानो कि किताबों में लिखी आई है, किसी भी बात को इसलिए भी मत मानो कि हमारी परंपरा में पहले से चली आई है, किसी भी बात को तब मानो जब वो जनता के हित की कसौटी और तुम्हारे बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरी उतरती है। और हमारी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर यह खरा नहीं उतरता मिस्टर एसपी उज्जैन कि आप सड़क पर ढोक देते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप किसको क्या मानते हैं, किसकी धार्मिक आस्थाएं क्या है, उसको मानने का पूरा अधिकार है। लेकिन जब आप एक आईपीएस की वर्दी में सड़क पर लेटकर उस अशोक के चिन्ह को गंदा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको दंड का पात्र होना चाहिए। जय भीम का नारा लगाने वाले या जय भीम के जरिए अपने आप को एक दूसरे को संबोधन करने वाले को दंड का पात्र नहीं होना चाहिए। लेकिन कहां पढ़ा उन्होंने गोत्र? बुद्ध ने उस जमाने में कहा था कि जो भी कुछ है वो यही है आंखों के सामने, और जो भी कुछ है हर पल परिवर्तनशील है, ऊपर ऊपर कोई नहीं है। और उसी पर सवाल उठाने वाले पिद्दी न पिद्दी के शोरबे आज जय भीम पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ तो शर्म करो यार। माना कि क्षिप्रा नदी सूख गई है, लेकिन इतना पानी तो होगा कि एक चुल्लू भरा जा सके। और अगर वो चुल्लू भरने लायक पानी नहीं है तो उज्जैन की जनता में तो इतना पानी है कि वो ऐसे बददिमाग अधिकारियों को सबक सिखा सके। आजकल एक नया फिनोमिना चला है। आज के दौर की सबसे खास बात यह है कि जय भीम और कहीं जय भीम और लाल सलाम के दोनों के नारे इकट्ठे लग जाए तो हमारे हुक्मरानों की फूंक सरक जाती है। जेएनयू हो दिल्ली की, जामिया यूनिवर्सिटी हो दिल्ली की, हैदराबाद का विश्वविद्यालय हो, अलीगढ़ का विश्वविद्यालय हो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हो, इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां
जब अपने अधिकारों को लेकर और इस देश के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष संविधानों को लेकर, संविधान की रक्षा के लिए जब नारे लगाते हैं, जब आवाज उठाते हैं, तो हमारे हुक्मरान भय खाने लगते हैं। कितने कमजोर है, कितना कमजोर है तुम्हारा इंद्रासन, जो एक रोहित वेमुला और एक आईसी घोष की वजह से डगमगा जाता है। और इतना डगमगा जाता है कि सारे मीडिया श्वानों को लेकर बगनके खोलकर टूट पड़ते हैं, लेकिन हर बार हार कर लौटते हैं। यहां तो खुद भीम से पंगा लिया है, बहुत महंगा पड़ेगा वत्स, बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से, क्या कार्रवाई की उन्होंने? 5-7 दिन हो गए लगातार। हटाइए ऐसे एसपी को, इस बेहूदगी और अशिष्टता और असभ्यता के लिए उनको हटाइए। हमारे बहुत सारे साथियों ने मांग की है कि उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। मैं बर्खास्तगी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बर्खास्त बनेगा, चुनाव लड़ेगा, नेता बन जाएगा, समस्या दूर थोड़ी होगी। मेरा यह कहना है कि इनको कम से कम 1 साल की ट्रेनिंग पर दोबारा भेजा जाना चाहिए और इनसे कहा जाना चाहिए कि ज्योतिबा फुले से लेकर, कबीर से लेकर डॉक्टर अंबेडकर तक इन सारे लोगों के साहित्य का अध्ययन करके आए। उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक पढ़ के नहीं आएंगे, जब तक दोबारा से अपने समझदारी को चौड़ा करके नहीं आएंगे, तब तक नहीं होंगे। और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान साहब को समझना चाहिए कि इसने भारतीय सभ्यता के उस काबिल बेटे का अपमान किया है जिसकी निरंतरता कमाल की है। 16 राष्ट्रपतियों की तस्वीरें हट गईं। जिस एसपी दफ्तर में बैठकर वो ये हुक्म जारी कर रहे थे, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, 16 राष्ट्रपतियों की तस्वीरें हट गईं, 17वें की लग गई। 11 प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें हट गईं, 12वें की लग गई। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो तस्वीर तब से लगी हुई थी, वो आज भी लगी हुई है, जिसकी इतनी बड़ी निरंतरता है। उसके नाम पर अगर कुछ नागरिक एक दूसरे को संबोधित करने की कोशिश करते हैं, तो इनको क्या तकलीफ होती है? इसलिए शिवराज सिंह जी, आपके सीएम हाउस की तस्वीरों का भी यही हाल है। इनके द्वारा, और कम से कम जिस दफ्तर में आप बैठे हैं, आज जनता के द्वारा ठुकराए जाने के बाद भी तिकड़म से मुख्यमंत्री बने गए हैं। आपको याद रखना चाहिए, एक बार आपके प्रधानमंत्री जी ने बोला था अपने भाषण में, बाद में भूल गए। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर अगर नहीं होते तो मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं होता। शिवराज सिंह जी, अगर भारत में इस तरीके का सामाजिक आंदोलन नहीं चला होता जिसके आधुनिक नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो आप भी अपने गांव में, जो भी जैत या पैत जो भी नाम है गांव का, उस गांव में बैलों के साथ मिलकर हल जोत रहे होते, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर नहीं होते। इसलिए याद रखिए कि जो डॉक्टर अंबेडकर और एक सामाजिक आंदोलन आपको कुर्सी तक पहुंचा सकता है, तो वो आपको कुर्सी से उतारने की भी ताकत रखता है। बहरहाल ये चूंकि समसामयिक सवाल था और उज्जैन में ये घटना 4-5 दिन में हुई है, इसलिए ये बात समझने की आवश्यकता है कि इस पृष्ठभूमि के साथ मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। और अब आज के विषय पर आते हैं। आज हम लोगों का विषय ये है कि ये जो मौजूदा युग के अंधेरे हैं, इस अंधेरे में से प्रकाश की रोशनी के रूप में डॉक्टर अंबेडकर किस तरीके से नजर आते हैं और उनकी आज के दौर में प्रासंगिकता क्या है। अंधेरे क्या है? अंधेरे बहुत सारे हैं, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि अंधेरे क्या है, वो कैसे हैं और कहां से आए। असल में तो जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, वही अंधेरे के सूरज बने हुए घूम रहे हैं। आमतौर से रोशनी के सूरज होते हैं, लेकिन वो अंधेरे के सूरज बने हुए घूम रहे हैं। वो सारे प्रकाश की, सारी रोशनी के ब्लैक होल बन गए हैं। लेकिन इस मामले में ज्यादा विस्तार से जाने की बजाय, ज्यादा सारे पहलुओं को लेने की बजाय, मैं केवल उन 4 ब्रह्म वाक्यों को लूंगा जो हमारे आज के ब्रह्मा जी ने 12 मई को अपने भाषण में दिए थे। नरेंद्र मोदी जी के मुखारबिंद से प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का झुंझुना थमाते हुए जो अंधेरे की चारों साफ साफ दिशाएं बताई थी, वो क्या है, वो कैसी है, इस पर अपन लोग चर्चा करेंगे। आज हम केवल उन 4 अंधेरों पर चर्चा करेंगे जो 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ खुद अपने मुंह से बोले हैं कि अब ये अंधेरे आने वाले हैं।
और वो है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ। 12 मई के भाषण में उन्होंने खास तौर से ये जोर देकर कहा था कि अब जैसा अब तक चलता आया है वैसा नहीं चलेगा। अब हम बहुत साहसी नए तरीके के फैसले लेने वाले हैं। और उसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर, चलिए इन्हीं पर अपन लोग थोड़ा सा आकलन कर लेते हैं कि इसमें उनके पीछे की मकसद क्या है, वो क्या लाना चाहते हैं, इसमें अधेरे किस तरीके से गहराई के साथ इस पूरे भारतीय जमीन को और पूरे भारतीय परिवेश को अपने अंदर समेट लेना चाहते हैं। जब वो लैंड की बात करते हैं तो लैंड से मतलब क्या है? जब ये सरकार में आए थे तब सबसे पहले ये लेकर आए थे भूमि अधिग्रहण का कानून, जिसके खिलाफ देश भर के 200 से ज्यादा किसान संगठन हुए इकट्ठा और उन्होंने अपनी ताकत के जरिए उनको पूरी तरीके से विफल कर दिया, तो उनको वापस लेना पड़ा। अब कोरोना काल में वो अपने उसी भूमि अधिग्रहण के कानून को दोबारा से लेकर आना चाहते हैं। वो क्या है? जिस मध्य प्रदेश में हम बैठे हैं उस मध्य प्रदेश में 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के राज में लाखों एकड़ जमीन कॉरपोरेट कंपनियों को दी गई। इंदौर में इन्वेस्टर्स मीटिंग के बीच में बोलते हुए शिवराज सिंह जी ने ऐसे कहा था कि जैसे उनको ये वसीयत में मिली होगी मध्य प्रदेश की जमीन। उन्होंने कहा था कि कोई भी उद्योगपति अगर किसी एक जमीन पर उंगली रख देगा तो वो जमीन हम उसको दे देंगे। अरबों खरबों के बारे न्यारे हुए। पूरे का पूरा विंध्य का अंचल, पूरे का पूरा महाकौशल का अंचल, जहां पर जंगल है, जहां पर नीचे कोयला है, जहां पर नदियां हैं, उस पूरे के पूरे अंचल को इस देश के बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को सौंप दिया गया। दलितों को, आदिवासियों को बेदखल कर दिया गया। बड़े पैमाने पर लोग जहां हजारों साल से, सैकड़ों वर्षों से रह रहे थे, उनको बाहर निकालकर खदेड़ दिया। अब कोरोना और कोविड-19 की आड़ में वो जिस लैंड की बात कर रहे हैं कि इसमें हम बहुत बोल्ड रिफॉर्म्स करने वाले हैं, उन बोल्ड्स का रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि अब इन सारी जमीन पर, जिस जमीन पर उनकी निगाहें गड़ी हुई हैं कॉरपोरेट्स की, क्योंकि उसके नीचे खनिज पदार्थ है, क्योंकि उस पर नदियां बह रही हैं, क्योंकि उस पर जंगल लहला रहे हैं, उन सब पर कब्जा कराने की एक बड़ी योजना है। इसलिए पहला अंधेरा 12 मई के उनके भाषण के जरिए लैंड पर आने वाला है, जिसमें उनके बोल्ड डिसीजंस इस देश की जनता को बर्बाद करने वाले हैं। एक नई तरीके की तानाशाही है। इस सवाल पर बाबा साहब हमको क्या रास्ता दिखाते हैं? मैं उनको अपने पूरे संबोधन में बाबा साहब के नाम से ही संबोधित करूंगा, क्योंकि उनको ये नाम उनके घनिष्ठ सहयोगी और साथी आरबी मोरे, कॉमरेड आरबी मोरे ने दिया था, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य कमेटी के महाराष्ट्र के सदस्य थे। कम्युनिस्ट पार्टी में जब वो चुनाव लड़ने के लिए आए थे कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में, जिसपे वो विधायक भी बने थे, उस वक्त उनके साथ, उनका बाबा साहब के साथ जो संवाद हुआ था वो काफ़ी लोकतांत्रिक संवाद था। उन्होंने कहा था कि मुझे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होना है एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, और बाबा साहब ने ये कहा था कि मिशन के लिए काम करते रहो, राजनीतिक रूप से तुम जहां जा रहे हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए बाबा साहब नाम आरबी मोरे साहब ने दिया था। इसलिए मैं आगे के पूरे संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से ही संबोधित करूंगा। बाबा साहब ने क्या कहा था लैंड के बारे में? बाबा साहब ने संसद में बहस करते हुए इस सवाल को बहुत जोरदार ढंग से उठाया। सितंबर 1954 में जब अनुसूचित जाति और जनजाति की 1953 की रिपोर्ट पर बहस हो रही थी, तब उन्होंने जमीन के सवाल पर बोला था। और उन्होंने कहा था कि उन्होंने 3 सवाल किए थे। पहला सवाल यह किया था कि क्या दलितों के बीच में, भूमिहीनों के बीच में बांटने के लिए जमीन है? इसका जवाब उन्होंने आंकड़ों के साथ दिया था कि हां जमीन है, और कितनी जमीन है। दूसरा सवाल यह था कि क्या सरकार इन भूमिहीनों को, जिनमें बहुत बड़ी संख्या दलितों की है, उनको जमीन देने के लिए जमींदारों से जमीन छीनने की ताकत रखती है, शक्ति रखती है? और तीसरा सवाल उन्होंने बहुत जोरदार किया था कि अगर कोई दलित जमीन खरीदना चाहे तो क्या सरकार उसको, उस जमीन को खरीदने के लिए पैसा देने के लिए तैयार है?
उन्होंने कहा था यही 3 तरीके हैं जिनके जरिए ग्रामीण इलाकों में सामंती संबंधों को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि सरकार को यह कानून बनाना चाहिए कि कोई भी भूस्वामी, कोई भी जमींदार एक निश्चित सीमा से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता। बाद में जो सीलिंग का कानून बना था उसके पीछे यही एक संघर्ष था जो बाबा साहब ने भी किया और उस जमाने की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी किया। और उन्होंने कहा कि उस सीमा के बाद जितनी भी जमीन बचती है उस जमीन को सरकार लेगी और बेजमीन लोगों में बांटेगी जिनमें दलितों की संख्या बहुत ज्यादा है। और उन्होंने कहा कि ये यदि सरकार ये नहीं कर सकती तो उसे दलितों को पैसा दे देना चाहिए ताकि वो जमीन खरीद सके। हालांकि पैसा देने से भी क्या होता है, अंबेडकर साहब ने, बाबा साहब ने जमीन के सवाल को केवल संपत्ति का सवाल या भूमि का सवाल नहीं माना था। उन्होंने केवल आजीविका का सवाल नहीं माना था। उन्होंने कहा था कि यह केवल आजीविका का सवाल नहीं है। उन्होंने कहा था कि ये ये सामाजिक हैसियत का मामला। जमीन रखने वाला आदमी अपने आप को उस आदमी से बड़ी हैसियत का मानता है जिसके पास जमीन नहीं है। इसलिए जमीन का मामला केवल आजीविका का मामला नहीं है, केवल खेती करके खुद की फसल पैदा करने का मामला नहीं है, बल्कि उसको एक उसकी सामाजिक हैसियत को भी ऊंचा उठाने का मामला है। इसलिए अगर हम दलितों के उत्पीड़न को दूर करने की बात करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी तरीके से उसको उस संपत्ति के अधिकार को दें। और आप इस बात को नोट कीजिए, 72 साल हो गए। इस पूरे 72 साल के दौरान इस देश में भूमि के सीलिंग के कानून के बनने के बाद जितनी भी जमीन बची है उस जमीन का 60-65% से हिस्सा, बटी हुई जमीन का, ये गूगल पर मौजूद है, रिकॉर्ड में मौजूद है, 60-65% से ज्यादा हिस्सा उन सरकारों ने बांटा है जिन सरकारों की नुमाइंदगी लाल झंडे के हाथ में थी, चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार हो, चाहे वो केरल की सरकार हो, चाहे वो त्रिपुरा की सरकार हो। इसलिए कि संविधान में लिख देने के बावजूद भी ऐसी ताकतें इस देश में सत्तारूढ़ रहीं जो उस वर्णाश्रम की बुनियादी मूल विचारधारा को पर हमला नहीं करना चाहते हैं, गुडी गुडी बातें करना चाहते हैं। साथ बैठ के खाना खा लो, लेकिन खाना कहां से आएगा वो ये नहीं बताएंगे। असली समस्या की जड़ जो है, असली समस्या की जड़ है जमीन, असली समस्या की जड़ है रोजगार। अगर वो मिलता है तो एक सामाजिक हैसियत बनती है, उन पर नहीं करना चाहते। इस सवाल को उन्होंने पकड़ा था और इतिहास गवाह है कि भूस्वामियों से बिना कोई मुआवजा दिए उनसे उनकी सीलिंग के बाहर की जमीन को जब्त करने का सवाल, जब ये संविधान की धारा 31 पर बहस चल रही थी, उस वक्त उस सदन में और उस सदन के बाहर केवल 3 ताकतें थीं। जो 3 ताकतें इसके विरोध में थी, एक बाबा साहब थे, उनकी राजनीतिक धारा थी, दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीतिक धारा थी और तीसरे शेख अब्दुल्ला की पार्टी विरोध में थी, जिसका यह कहना था कि 1 भी रुपया मुआवजा में नहीं देंगे, इन्होंने सदियों से शोषण किया है, इनकी पूरी संपत्ति को वैसे ही जब्त किया जाना चाहिए। यही वजह है कि ये जो हिंदुत्व की चिल्लपो ब्रिगेड है उसे इन तीनों से ही सबसे ज्यादा नफरत है। बाबा साहब से भी चिढ़ते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से भी घबराते हैं और कश्मीर से तो बहुत ही ज्यादा व्यथित रहते हैं। तमाम तरीके के झूठ लेकर आते हैं और किसी भी तरीके से उस क्रांतिकारी परिवर्तन को पलट देना चाहते हैं जो गरीब और खास तौर से उन गरीबों जिन्हें वर्णाश्रम के हिसाब से तथाकथित छोटी जातियां कहा जाता है, उनके हाथ में जो जमीन पहुंच गई है उस संपत्ति से वंचित करना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जब 12 मई को बोलते हैं कि लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, तो उसमें समझ लीजिए कि लैंड का मतलब यह है कि पिछले 70 साल में संघर्षों के जरिए, कानूनों के जरिए जो परिवर्तन हुआ है उसको वो पूरी तरीके से उलट देना चाहते हैं। और दूसरा सवाल है लेबर का। मोदी सरकार ने फैसला ले लिया कि काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए जाएंगे और फैक्ट्रीज एक्ट की धारा 51 में संशोधन कर दिया जाएगा। लेकिन उससे भी संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल की सरकारों ने सारे श्रम कानून खत्म कर दिए, सारे श्रम कानून खत्म कर दिए।
ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, ये बहुत विराट हमला है। 1926 में इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट बना था, लगभग 100 साल पूरे होने वाले हैं। ट्रेड डिस्प्यूट बिल वो बिल था जिस बिल के खिलाफ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने हिंदुस्तान की संसद में बम फेंका था। अब उसी तरीके के कानून को दोबारा से लाने की कोशिश की जा रही है। यह साधारण हमला नहीं है, यह अब तक का सबसे जघन्य हमला है। यह 8 घंटे काम को 12 घंटे करने की बात नहीं है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने कहा है कि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में सुबह 6 बजे खुलेगी और रात के 12 बजे बंद होगी। 70-75% से ज्यादा मजदूर इसमें काम करते हैं, उनके लिए काम के घंटे हो गए 18। और ये केवल यहीं तक नहीं है, इसके आधार ही पूरी तरीके से गलत है। वो कह रहे हैं कि हम इंस्पेक्टर राज को रोकना चाहते हैं। इंस्पेक्शन हो ही कहां रहे थे। एक आंकड़ा था जिसमें यह कहा गया था कि 1986 में 63% इंस्पेक्शन हुए, 2008 में 17.88% रह गए और 2019 में आके केवल 6% या 5% रह गए। सवाल इंस्पेक्टर राज का नहीं है, सवाल पूरी तरीके से छूट देने का है, लूट की खुली छूट। क्योंकि मनु महाराज की किताब जो इनका आदर्श है, उस किताब में लिखा हुआ है कि जो काम करने वाला है, जो लोग आमतौर से, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि इसके लिए बाद में शायद मैं इस बात को कहने से भूल जाऊं कि मनुस्मृति जिस ऋग्वैदिक वर्णाश्रम के आधार पर वर्णों का निर्धारण करती है, उस ऋग्वैदिक काल में जहां पर ये वर्ण जोड़े गए थे, वहां पर शुरू में जन्मना शूद्र नहीं था, कर्मणा शूद्र था। ब्राह्मणी केवल जन्मना थे, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन बाकी एक ही परिवार में अगर कोई खेती के काम में लगा है तो वो वैश्य बन जाता था, कोई दूसरे काम में लगा हुआ है तो वो शूद्र बन जाता था, कोई किसी राजा की सेना में काम कर रहा है तो वो क्षत्रिय बन जाता था। एक ही परिवार में तीनों वर्ण के लोग हुआ करते थे शुरू के दिनों में। और ये जो जन्मना शूद्र की जगह कर्मणा शूद्र मानते हैं, वो मजदूरों को भी शूद्र मानते हैं। और इसीलिए जब ये प्रवासी मजदूर लौट रहे थे तो उनके प्रति उनका जो व्यवहार था, उस व्यवहार को आपने देख लिया होगा। आशय क्या है? आशय ये है कि किसी भी तरीके से जो थोड़े बहुत श्रम कानूनों का लाभ मिल गया है, उसको भी बिल्कुल हटाया जाना चाहिए और पूरी तरीके से देशी विदेशी कॉरपोरेट के मगरमच्छों के आगे भारत के बेटे और बेटियों को छोड़ देना चाहिए। 12 घंटे काम कराएं, 16 घंटे काम कराएं, 18 घंटे काम कराएं, कुछ दे न दें। मनु महाराज लिख गए हैं कि दास को जो भी, शूद्र को जो भी दे दिया जाए वही पर्याप्त है। वो तो ये भी लिख गए हैं कि अगर तुम्हारे घर में कोई त्योहार मना हो और उसमें बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने हो तो कभी भी भूल से उसके बचे हुए पकवानों को किसी शूद्र को खाने के लिए मत दे देना, वरना उससे मालूम पड़ जाएगा कि तुम कितना अच्छा भोजन करते हो और उसके दिमाग में इच्छा पैदा होने लगेगी कि मुझे भी इतना अच्छा भोजन मिलना चाहिए, और उसके बाद तुम्हारा राज चल नहीं पाएगा। इसलिए वो लिख कर गए कि कम से कम 72 घंटे तक सड़ाने के बाद उच्छिष्ट भोजन के रूप में दिया जाना चाहिए। उसी उच्छिष्ट भोजन, उसी सड़ी हुई श्रम की स्थितियों में आज वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब क्या कहते हैं इसके बारे में? इस अंधेरे में बाबा साहब की रोशनी कहां दिखती है हमें? इस अंधेरे में बाबा साहब की रोशनी दिखती है 27 नवंबर 1942 को। बाबा साहब जब वाइसराय की काउंसिल के लेबर मेंबर थे, मतलब आज के श्रम मंत्री के बराबर माना जाना चाहिए वो पद, तब उन्होंने पहली बार इस देश में 8 घंटे के काम का बिल पेश किया था। उस दिन पहली बार 8 घंटे के काम को कानूनी दर्जा मिला था। पहली बार 27 नवंबर 1942 को यह बिल बाबा साहब ने पेश किया था। और उस बिल को पेश करते हुए, ये शिवराज सिंह चौहान साहब के लिए पढ़ रहा हूं मैं, उस बिल को पेश करते हुए बाबा साहब ने यह कहा था कि 8 घंटे काम, आज के बाद 8 घंटे काम होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अभी तक जो मजदूरी दी जाती थी 12 घंटे और 16 घंटे के लिए, उस मजदूरी को कोई नहीं काटेगा। वो मजदूरी जो दी जाती थी 12 घंटे के लिए, वही 8 घंटे के लिए दी जाएगी।
हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब ने जब आदेश निकाला कि 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम किया जाएगा, उन्होंने कहा कि अब 4 घंटे ज्यादा काम लोगे तो 4 घंटे का पैसा आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। नहीं, काम के घंटे बढ़ा दिए, मजदूरी नहीं बढ़ाई। उन्होंने इसको कानूनी दर्जा दिया था और उस वक्त 12, 14, 16 घंटे तक काम किया करते थे। वो थे जिन्होंने पहली बार न्यूनतम वेतन का कानून लाया था, जिसको शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी और हिमाचल प्रदेश के भाजपाई मुख्यमंत्री ने हटा दिया। अब कोई मिनिमम वेज नहीं होगा, अब कोई न्यूनतम वेतन नहीं होगा, अब जो मालिक की मर्जी होगी वो देगा। इस कानून को भी वो श्रम मंत्री रहते हुए, लेबर मेंबर रहते हुए लाए थे। महिला मजदूरों के लिए समान वेतन होना चाहिए, महिला और बाल श्रमिकों का संरक्षण किया जाना चाहिए, गर्भवती कामगार महिलाओं को प्रसूति का अवकाश मिलना चाहिए, मैटरनिटी की लीव मिलनी चाहिए। जो जमीन के नीचे काम करने वाले, भूमिगत खदानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, चाहे वो कोयले में हो चाहे दूसरी खदानों में हो, इन मजदूरों का संरक्षण किया जाना चाहिए। जो हासिल किया गया था एक लंबे ट्रेड यूनियन आंदोलन के संघर्ष के बाद कानून की शक्ल लिया था, जिसे एक ट्रेड यूनियन नेता के रूप में बाबा साहब अंबेडकर ठीक तरीके से समझते थे, आज उन सारी उपलब्धियों को और कामयाबियों को छीनने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जब श्रम कानून छीनते हैं तो बाबा साहब का वो पुराना संघर्ष जो बम्बई के कपड़ा मजदूरों के बीच में उन्होंने लाल झंडे के साथ मिलकर लड़ा था, वो संघर्ष हमें एक प्रेरणा के रूप में काम करता है और प्रासंगिकता बताता है कि नहीं, अभी उस लड़ाई को हासिल करने की आवश्यकता बनी हुई है। तीसरा क्या है? तीसरा उन्होंने बोला लिक्विडिटी, लैंड लेबर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? लिक्विडिटी का मतलब है तरल मुद्रा। तरल मुद्रा का मतलब है नगदी। नगदी का मतलब है लोगों की जेब में नोट होने चाहिए, जिसकी वजह से वो दुकान पर जाकर खरीद सकें अपने लिए आटा, दाल, चावल, साबुन, तेल। इस कोरोना के बाद क्या हो रहा है? कुछ पढ़ती है हमारी सरकार, कुछ जानती है कि नहीं जानती? अमेरिका ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, ब्रिटेन ने, पुर्तगाल ने, इन 5 देशों की सरकारों ने अपनी अपनी रिजर्व बैंकों को आदेश दिया है कि नए नोट छपवाइए। नोटों की कमी नहीं पड़नी चाहिए, ताकि इस कोरोना काल में, शिवाली जी नमस्कार, इस कोरोना काल में जितना नुकसान लोगों की नौकरियों का हो रहा है, उसके लिए हमें उनके बीच में पैसा बांटना होगा। उन्होंने नई मुद्रा को छापने के लिए, नई नोट छापने के लिए आदेश दिए हैं, ताकि लिक्विडिटी का, नगदी का कोई संकट नहीं पड़े। लिक्विडिटी का मतलब है कि आपके खजाने में जो पैसा है, आप उसे जनता के बीच में ले जाते हैं ताकि उनके पास पैसा रहे, बाजार में कोई संकट पैदा नहीं हो। ये लिक्विडिटी जो नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं 12 मई को, जिसे 5 दिन तक लगातार हमारी प्याज न खाने वाली वित्त मंत्रालय जी ने छिलका छिलका उतार के आपस में बताया कि कुछ नहीं है, बाबा जी के टुल्लू को छोड़ के, वो लिक्विडिटी किसके लिए? इन प्रवासी मजदूरों के लिए जो लौट के जा रहे हैं। ये 4 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ से ज्यादा लोग जो अपनी नौकरियों को गंवाकर वापस पहुंच रहे हैं, उनके लिए लिक्विडिटी लेकर आए हैं, उनके लिए कोई कैश लेकर आए हैं, उनके लिए कोई तरल मुद्रा लेकर आया है। ये पैकेज 14 करोड़ बेरोजगार जो हो गए हैं इस 22 मार्च के लॉकडाउन के बाद से लेकर, उन 14 करोड़ बेरोजगारों के लिए कोई पैसा लेकर आए हैं, कोई नकदी लेकर आए हैं। ये अजीम प्रेम जी की इंस्टीट्यूट ने, यूनिवर्सिटी ने जो सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद कहा कि इस देश में शहर में काम करने वाले 10 में से 8 लोग बेरोजगार हो गए। क्या उन 10 में से 8 बेरोजगार लोगों के लिए कुछ लेकर आए हैं? ये 20 लाख करोड़ में लिक्विडिटी जिसकी वो बात कर रहे हैं, जिस पर वो बड़े बोल्ड रिफॉर्म करने वाले हैं, उन बड़े बोल्ड रिफॉर्म में केवल देसी और विदेशी कॉरपोरेट्स के लिए लिक्विडिटी है, बाकी किसी के लिए नहीं है। उन कॉरपोरेट कंपनियों की वजह से बाजार नहीं चलता। उनमें से ज्यादातर के जूते भी विदेश से आते हैं, ज्यादातर के परफ्यूम भी विदेश से आते हैं, और वो जो खाना खाते हैं, जो अन्न खाते हैं, वो अन्न भी बाहर से आता है, क्योंकि भारत के अन्न से उनके पेट में तकलीफ हो जाती है। वो नहीं जाने वाले बाजार में खरीदारी करने के लिए, वो नहीं जाएंगे, बाजार ऐसे ही ठहरा रहेगा। तो आप किस लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं? लिक्विडिटी का मतलब होता
कि आप जितने भी लोग जिनका रोजगार गया है वो और जो इससे प्रभावित हुए हैं, हिंदुस्तान के, भारत के सारे नागरिक जो आयकर दाता नहीं है, उन सारे गैर आयकर दाताओं को 7,500 से 10,000 रुपया महीना दीजिए 3 महीने तक, ताकि जो नकदी का नुकसान हुआ है वो नकदी का नुकसान पूरा किया जा सके। पूरे 6 महीने तक हर व्यक्ति को 10 किलो राशन दीजिए हर महीने। और राशन में केवल गेहूं या चावल ही नहीं होना चाहिए, तेल भी होना चाहिए, मसाले भी होना चाहिए। जैसे केरल की सरकार ने 17 चीजों की किट दी है, वैसा होना चाहिए। आप कर रहे हैं, आप लिक्विडिटी लेकर आए, ये लिक्विडिटी है। आप लिक्विडिटी दीजिए कि अर्थव्यवस्था का रीओरिएंटेशन कीजिए। ये जो 5 करोड़ लोग लौट कर आए हैं वो वापस जाने वाले नहीं है, कम से कम 1-1.5 साल तक तो कोई वापस जाने वाला नहीं है। क्या करेगा गांव में? गांव में तो कोई रोजगार नहीं है। वो जो कमा के भेजता था एक हिस्से के रूप में गांव में, वो भी बंद हो जाएगा। इकोनॉमी को रीओरिएंट कीजिए। हर पंचायत पर इस तरीके के छोटे छोटे स्मॉल स्केल के उद्योग तैयार कीजिए कि कहीं अगर आलू पैदा होता है तो आलू की प्रोसेसिंग वही होगी। अर्थशास्त्र की भाषा में जिसे कहते हैं वैल्यू एडिशन का काम। आलू बिकने के लिए नहीं जाएंगे, आलू के चिप्स बिकने के लिए जाएंगे। जहां मिर्ची पैदा होती है वहां पर मिर्ची बिकने के लिए नहीं जाएगी, मिर्ची प्रोसेस होकर जाएगी, वो अचार के रूप में जाएगी, वो पिस के जाएगी। इस वैल्यू एडिशन के काम में बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा। जहां टमाटर पैदा होते हैं वहां टोमेटो केचप के प्लांट लगाइए। इसके लिए कोई भिलाई स्टील प्लांट जैसे बड़े कारखाने को लगाने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी मशीनों से काम हो जाएगा। एक एक गांव में 50-50, 60-60, 100-100 लोगों के लिए रोजगार पैदा किया जा सकता है। इन प्रवासियों को दोबारा से बंबई और सूरत में और अहमदाबाद में, चेन्नई में और दिल्ली में जिल्लत झेलने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। करेंगे आप इस काम को? ये वो फिलॉसफी है, ये वो रास्ता है जिसके जरिए रास्ता निकाला जा सकता है, निकाला गया है। 1933 से लेकर 39 के बीच में अमेरिका में मंदी आई थी, जिसको महामंदी कहा गया, ग्रेट डिप्रेशन कहा गया। उस ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए वहां के राष्ट्रपति ने क्या रास्ता निकाला? रूजवेल्ट था उसका नाम। उसने बड़े पैमाने पर सरकार की ओर से निर्माण कार्य शुरू करा दिए। हाईवे बनेंगे, डैम बनेंगे, सड़कें बनेंगी, बिल्डिंगें बनेंगी। पूरे 4 साल तक लोगों को रोजगार दिया, लोगों की जेब में पैसा गया, लोगों की जेब में पैसा गया। वो दुकान पे खरीदने के लिए आए, दुकान पे खरीदने के लिए आए तो माल बिका, माल बिका तो जिन फैक्ट्रियों में माल बनता था जो बंद हो गई थी वो फैक्ट्री दोबारा से चालू हुई, वहां पर मजदूर को रोजगार मिला, उनकी जेब में पैसा आया, वो भी बाजार में आए। कितना आसान सा गणित है। लिक्विडिटी बढ़ानी है तो कॉर्पोरेट की, अंबानी की मत बढ़ाइए। ये विजय माल्या की तरह किसी भी दिन भाग के चला जाएगा, हाय मोदी और बाय मोदी करके। लिक्विडिटी बढ़ानी है, जेब में पैसा अगर पहुंचाना है तो उसके पास पहुंचाइए जो बाजार में जाता है खरीद करने के लिए। तो ये जो लिक्विडिटी वाला जो बोल्ड रिफॉर्म है, वो बोल्ड रिफॉर्म भी इस देश की जनता की बची कुची रीढ़ को तोड़ने की तैयारी। और चौथा है सबसे ज्यादा खतरनाक, लॉ का मतलब क्या है? अंधेरे की छाया इतनी ज्यादा गहरी है कि वो इस देश के फाउंडेशंस के निर्माण के जितने भी अवयव थे उन सबको खत्म करना चाहते हैं। संसदीय लोकतंत्र अच्छा नहीं लगता, न्यायपालिका मुट्ठी में रहनी चाहिए, काबू में रहनी चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं इस बात को। 50-52 साल से एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। जब मैं 13 वर्ष का था तब से काम कर रहा हूं। इतना खराब सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमने अपने पूरे जीवन में नहीं देखे। प्रवासी मजदूरों के रेले लगे हुए हैं। 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ज्यादा भारत की बेटियां, बेटे और बच्चे सड़कों पर हैं। कुछ टेलीविजन चैनल्स दिखा रहे हैं, अखबारों में छप रहा है, और सरकार देती है सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र की नहीं, सारे लोग घर पहुंच चुके हैं, अब कोई सड़कों पे नहीं है। और अप्रैल को ही, मार्च के महीने में ही, अप्रैल के महीने में ही हमारा सुप्रीम कोर्ट मान जाता है कि हाँ अब सरकार ने कहा है तो सारे लोग पहुंच गए। उसके बाद मारे गए हैं कम से कम 300 के करीब लोग सड़क पे चलते हुए, एक्सीडेंट में, भूख से मरे। 80 लोग तो ये श्रमिक स्पेशल नाम की ट्रेन में मारे गए हैं भूख की वजह से, क्योंकि स्टेशन पे कुछ मिलता नहीं था।
सरकार की देने की जिम्मेदारी थी, वो उस पैसे को भी खा गए। तो ये केवल ये जो लॉ के बोर्ड रिफॉर्म की बात कर रहे हैं उनको समझने की आवश्यकता। SC ST एक्ट पे तो पहले से निगाहें थी, उसको खत्म किया। जब लोगों ने उसका की खिलाफत की तब उनकी हत्याएं की गई। चंबल में हुई है, ग्वालियर में हुई है, भिंड में हुई है, मुरैना में हुई है, बाकी जगह भी हुई है। उसके बाद श्रम कानून खत्म कर दिए। उसके बाद अब शिक्षा निशाने पर है। JNU में बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है, छात्र छात्राओं को, जिस स्कॉलरशिप के आधार पर वो पढ़ने के लिए आते थे। भारत एक संघीय ढांचा है, भारत के संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन उस संघीय ढांचे में राज्यों से कुछ नहीं पूछा जा रहा, राज्यों को कुछ नहीं दिया जा रहा। हालत यहां तक आ गई है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, जो बुनियादी अधिकार है, जो मूलभूत अधिकार है, उनको भी छीनने की तैयारी चल रही है। जब 12 मई के भाषण में वो ये कहते हैं कि अब वैसा नहीं चलेगा, तो आप समझ लीजिए कि वो कैसा चलाना चाहते हैं। 14 अप्रैल को जब दुनिया ज्ञान दिवस के रूप में, समता दिवस के रूप में बाबा साहब की जयंती मना रही थी, उस 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब के पौत्र दामाद प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को देशद्रोह की धारा में पकड़कर जेल भेजा जा रहा था। बाबा साहब के पौत्र दामाद को अगर वो असहमति व्यक्त करता है तो कह दिया जाता है वो देशद्रोही है। और जिन्होंने पूरी आज़ादी के आंदोलन में गद्दारी की, विक्टोरिया से माफ़ी मांगी, जिन्होंने आज़ादी के बाद के दौर में अब अमेरिका की चाटुकारिता कर रहे हैं, जिनका इस देश की आज़ादी के साथ कोई ताल्लुक नहीं किया, वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कौन गद्दार है, कौन देशद्रोही है। असहमति को कुचला जाएगा, अपनी राय को रखने को, अपने आप को संगठित करने को। ये क्या है? उत्तर प्रदेश में ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार समाप्त। अरे भारतीय संविधान हमको देता है अधिकार, फंडामेंटल राइट है हमारा संगठित होने का, अपने आप को माफ कीजिएगा, अपने आप को एक संगठन में बांधने का अधिकार फंडामेंटल राइट है, जिसको इस देश की पार्लियामेंट भी नहीं छीन सकती। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक नोटिफिकेशन के जरिए उसको छीन लेता है। ये बहुत बुनियादी तरीके के हमले होने। अभी परसों एक नवयुवती नताशा को पकड़ लिया गया क्योंकि वो पिंजरा तोड़ आंदोलन चला रहे थे। वो महिलाओं के बीच में जागृति को ले जाने की कोशिश कर रही थी और वो कह रही थी कि पिंजरा तोड़ा जाना चाहिए और उस ये जो बेड़ियां हैं, ये जो मनोवैज्ञानिक बेड़ियां हैं, ये जो परंपरा की बेड़ियां हैं, उन सबको तोड़ा जाना चाहिए। उनको UAPA में गिरफ्तार करके भेज दिया। आतंकवादियों के खिलाफ जो कानून इस्तेमाल किया जाता है उसको इस्तेमाल। एक सफूरा जरगर नाम की लड़की है, NRC के सवाल को लेकर, CA के सवाल को लेकर जितने भी लोग आंदोलन कर रहे थे, उन सबको अब धीरे धीरे करके इस कोरोना काल में गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। तो जब वो लॉ में बोल्ड रिफॉर्म की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो इस देश की जनता ने 1857 के बाद 90 साल तक जो बहस चली, 1919 के बाद, जलियांवाला बाग के बाद और 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी बनने के बाद, शहीद भगत सिंह के विचारधारा के लोकप्रिय होने के बाद, इस पूरे देश में जिस तरीके का मंथन चला, जिसमें वो पुरानी 400-500 साल की परंपराएं थी, जिन परंपराओं में ज्योतिबा फुले भी थे, सावित्री फुले भी थी और ऐसे अनगिनत योद्धा थे और डॉक्टर अंबेडकर थे, उन सारी की सारी परंपराओं के बाद जो जड़ता पर वार हुआ, इस देश के 5000 साल के इतिहास में पहली बार एक किताब ऐसी सामने आई जिस किताब में लिखा गया कि सारे लोग बराबर हैं। कोई अगर किसी को किसी आधार पर ऊंचा या नीचा मानने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। पहली किताब है जिसका नाम है भारत का संविधान। और आज जो सरकार पर बैठे हुए लोग हैं वो उस संविधान को ही खत्म कर देना चाहते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। जब संविधान सभा का गठन हुआ था, उस संविधान सभा के गठन के वक्त ही इनके ये जो ब्रह्मा जी की जो ब्रिगेड है, उस ब्रह्मा जी की ब्रिगेड के लोग गए थे संविधान सभा को ज्ञापन देने के लिए कि हमें कोई संविधान की आवश्यकता नहीं है। ये संविधान जो है वो पश्चिमी धारणा है। हमारे यहाँ तो 5000 साल से लगातार एक संविधान चला आ रहा है जिसका नाम है मनुस्मृति, इसलिए हमें संविधान नहीं चाहिए, मनुस्मृति के आधार पर राज चलना चाहिए। और ये बात उन्होंने कभी नहीं छोड़ी।
ये बात कभी नहीं छोड़ी। आपको याद होगा ये जब दिग्विजय सिंह की सरकार गिरी थी 15 साल पहले, 16 साल पहले, उस वक्त उमा भारती बनी थी मुख्यमंत्री। उमा भारती जब शपथ देने के बाद मुख्यमंत्री के चैम्बर में बैठने के लिए गई थी, मुझे आज भी वो पत्रकार वार्ता याद है क्योंकि बड़े रोचक थी वो। उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने अपने हाथ में दिखाया था कि मेरे हाथ में मनुस्मृति की किताब है, अब मध्य प्रदेश में मनुस्मृति के आधार पर राज चलेगा। हमने अपने बगल में बैठे हुए साथी से कहा कि दीदी तो गई, क्योंकि मनुस्मृति के आधार पर अगर राज चलेगा तो सबसे पहली लात तो दीदी पे पड़ने वाली है, क्योंकि मनु महाराज कह गए हैं कि स्त्री शूद्राति शूद्र है। और वही हुआ, 6-8 महीने के बाद दीदी पे ही लात पड़ी। और न केवल लात पड़ी बल्कि उस वक्त जो आरएसएस के सरसंघ चालक हुआ करते थे केसी सुदर्शन साहब, उन्होंने बयान दिया कि इसने उमा भारती ने जो किया है वो तो होना ही था, क्योंकि एक तो औरत थी और दूसरा नीची जाति की थी, इसलिए उसके दिमाग में वो चेतना ही नहीं थी। आ गई मनुस्मृति, लागू हो गई आपके ऊपर, अब वो पूरे समाज पर लागू करना चाहते हैं।